Hello student, welcome on YouTube channel Supernova Classes. Myself Subham Gupta. You are watching my YouTube channel Supernova Classes. Today we will continue the chapter number 3 of class 12th Electric Current. हम इस वीडियो में अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने इस नंबर 3 के कुछ टॉपिक देख लिए थे। अब हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं। आइए देखते हैं क्या है इन टॉपिक में। सबसे पहले इसका जो कंटेंट है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस पर, मेटल पर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, और एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुगमन वेग। हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ के साथ देखेंगे। इंग्लिश के लेक्चर के बाद मैं आपको हिंदी में जो मेरा लेक्चर है वो प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, और जो हमारा अनुगमन वेग है उसके लिए व्यंजक। ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे, किससे मिलकर बना हुआ है? इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्टर्स है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उत्तरदायी होते हैं किसी भी धातु के अंदर धारा प्रवाहित होने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम विद्युत क्षेत्र अप्लाइड कर रहे हैं, वो हमने लगाया है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ। मतलब दाएं, बाएं से लेकर दाएं की तरफ हम क्या अप्लाइड करते हैं? विद्युत क्षेत्र। जैसे ही हम बाएं से दाएं की ओर इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, वैसे ही क्या होगा? जैसे हमने इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया ई, वैसे ही इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर इसके अपोजिट एक फोर्स लगता है। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? राइट टू लेफ्ट। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस पर एक फोर्स लगता है, बल लगता है, और उसका फॉर्मूला होगा F इजिकल टू माइनस ई इंटू ई। जहाँ कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और स्मॉल ई है किसका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और माइनस को क्या, माइनस यहाँ पर ये शो करता है कि जो ई है और एफ है वो एक दूसरे के कैसा है? अपोजिट, बिल्कुल। ठीक है, या ई मान सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव होगा। तो क्या होगा? जैसे ही हम लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तुरंत ही राइट से लेफ्ट की ओर फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है एफ, जिसके कारण इस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और ये राइट से लेफ्ट की ओर मोशन करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे, और ये इसके अंदर जो आयंस होंगे उनसे टकराएंगे, और टकराने के बाद एक कांस्टेंट, एक नियत वेलोसिटी, कांस्टेंट जो होगी हमारे पास वेलोसिटी, उसको एक्वायर कर लेंगे, और उस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उस वेलोसिटी को ही? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास इसके आगे का पोर्शन, हमें एक्सप्रेशन निकालना है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, क्या निकालना है हमें? एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या निकालना है? एक्सप्रेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे अनुगमन वेग के लिए क्या निकालना है? व्यंजक हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं द टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन टेकन और elapsed बिटवीन टू consecutive collision इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अभी हिंदी वाले बच्चे परेशान न हो, आने वाले स्लाइड में हम हिंदी में भी इसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो द टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन टेकन और elapsed बिटवीन टू consecutive collision इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जो टाइम पीरियड हो, इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी भी मेटल के अंदर, धातु के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो टकराने पर
किससे, आयनों से टकराने पर या एक दूसरे से टकराने पर जो टाइम क्या करता है, इलेप्स करता है या टाइम लेगा, उसे क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। हिंदी में इसे बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रांति काल। हिंदी वाले भी साथ के साथ समझेंगे यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसे, श्रांति काल। मेटल कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी हमारे पास मेटल होंगे तो वो क्या कंटेन्स करते हैं, उनके पास होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंटिन्यूस, लगातार रैंडम मोशन में होंगे। रैंडम का मतलब, रैंडम मोशन का मतलब है कोई इस डायरेक्शन में, कोई इसके अपोजिट, कोई ऊपर, कोई इस तरह से, कोई इधर, कोई उधर। रैंडम का मतलब सभी की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। ठीक है। ड्यू टू दिस, जिसके कारण क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद पॉजिटिव मेटल्स आयंस विद हाई फ्रीक्वेंसी। जिसके कारण क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोलाइड करते हैं हमारे किस पर, विद पॉजिटिव मेटल, जो धनात्मक धातु आयंस हैं उसके साथ क्या करेंगे, टक्कर करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। किसके साथ, हाई जो उच्च है, उच्च आवृत्ति के साथ। एंड अंडरगोज चेंज इन डायरेक्शन एट ईच कोलिजन। और प्रत्येक संघट में वो क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। सो द थर्मल वेलोसिटी आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो क्या होगा, जो उनका थर्मल वेलोसिटी होगी उसमें वेग जो होगा वो रैंडमली अलग अलग दिशाओं में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉसिबल डायरेक्शन में। कॉन्सिक्वेंटली द एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देखो जो हमारा मेटल्स है, जो धातु होता है, उस धातु के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। अब उस रैंडम मोशन में एक की वेलोसिटी वेक्टर इधर है तो दूसरे का इधर है होगा, एक का इस डायरेक्शन में है तो एक का इस डायरेक्शन में होगा, एक का ऊपर है तो एक का नीचे होगा, एक का इधर है तो एक का इधर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चला, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और दूसरी में दूसरा इधर चलेगा -5 से, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा उनका, 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एवरेज होगा उन सभी का, जो थर्मल वेलोसिटीज होंगी उन सब का एवरेज ही कैपिटल एन है यहाँ पर, जो थर्मल वेलोसिटीज होंगी उन सभी का एवरेज जो होगा वो कितना होगा, 0। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनका सभी का सम कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ, क्या है यहाँ पर एन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर हेयर u1 u2 u3 डैश 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 un are the individual thermal velocities of the free electrons at any given time, and n is the total number of free electrons in the conductor. u1 u2 u3 क्या है यहाँ पर, इंडिविजुअल अलग अलग थर्मल वेलोसिटीज हैं अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की किसी टाइम t पर, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है यहाँ पर, जो हमारे टोटल नंबर है कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी धातु के अंदर। ठीक है। when the ends of the conductor are connected to source of EMF, जब हम उस कंडक्टर के किसी भी सिरों को किससे लगाएंगे, एक सोर्स से लगाएंगे बैटरी से जिसका EMF कितना हो, E हो, then an electric field E is stabilized in the conductor। तो कंडक्टर के सिरों पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वो विद्युत क्षेत्र होगा E is equal to V upon L। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, E is equal to V upon R। और R की जगह पर जो हमारा कंडक्टर लिया था हमने, ये इस तरह से, इस कंडक्टर की लेंथ जो हमारी थी, ये लेंथ ये थी हमारे पास L। ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ कितनी थी हमारे पास, L। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि जो हमारे पास थर्मल वेलोसिटी है उसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 0। थर्मल वेलोसिटी का एवरेज कितना आएगा, 0। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Here V is the potential difference across the ends of the conductor and L is the length of the conductor। जहां V क्या है, E का फॉर्मूला आया था अभी, E is equal to V upon L। ठीक है, जहां B क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, और L क्या है, चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। The electric field E exert an electrostatic force F is equal to minus EE। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा वो एक्सर्ट करेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक स्थिर वैद्युत बल, और F का फॉर्मूला होता है माइनस E इंटू ई।
ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। तो प्रत्येक कंडक्टर पर इतना क्या लगता है फोर्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये फोर्स इतना क्यों लगता है। द एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, अब हमारे पास फॉर्मूला होगा F इजिकल टू एम ए। हमें पता है सेकंड लॉ न्यूटन का, F इजिकल टू एम ए। तो यहाँ से ए का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ए इजिकल टू एफ अपॉन एम, ए इजिकल टू एफ अपॉन एम, और एफ की वैल्यू है माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा किसका, ए का, वो आ जाएगा माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। ये हमें याद रखना है, ए इजिकल टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। अब वेयर m इज द मास ऑफ द ईच इलेक्ट्रॉन, जहां m क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान। ड्यू टू द एक्सेलरेशन द इलेक्ट्रॉन एक्वायर इन एडिशनल टू इट्स थर्मल वेलोसिटी, इस एक्सेलरेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ वेलोसिटी क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। जैसे अब हमने मान लिया किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी v1 है, तो हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। टी की जगह पर यहाँ पर टो है, और टो पहले वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, तो इसको हम लिखा है टो 1। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टो से। और पहले वाले की बात कर रहे हैं, पहले वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके लिए v1 u1 और टो 1। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ये हमें याद रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर u1 इज द थर्मल वेलोसिटी, u1 थर्मल वेलोसिटी थी जिसका एवरेज 0 था, and A21 is the velocity acquired by the electron under the influence of the applied electric field। सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी थी उसके पास u1, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन अप्लाइड हुआ, ये इस एक्सेलरेशन के कारण इतनी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो गया, ये वेलोसिटी क्या हो गई, उसमें ऐड हो गई। ठीक है, तो u1 क्या है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, और A21 क्या है, इंक्रीजमेंट जो हुआ है उसकी वेलोसिटी में, किसके अप्लाइड करने पर, एक्सेलरेशन के अप्लाइड होने पर। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इसी तरह से v2 की वैल्यू होगी u2 प्लस 8O2, v3 की वैल्यू होगी u3 प्लस 8O3, और vn की वैल्यू होगी un प्लस 8O n। यह है स्मॉल un। ठीक है, un प्लस 8O n। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज है किसका, थर्मल वेलोसिटी का, वो 0 आया था, और v1 की वैल्यू आई है u1 प्लस 8O1, v2 की u2 प्लस 8O2, v3 की u3 प्लस 8O3। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में अब जो इनका एवरेज होगा, जो वेलोसिटी एक्वायर हुई है किसके बाद, जो हमारे पास वेलोसिटी एक्वायर हुई है किसके बाद, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के बाद जो त्वरण है उसके उत्पन्न होने के बाद जो वेलोसिटी बनी है v1 v2 v3, उन सब का एवरेज हमें कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमें याद रखना है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इन द कंडक्टर किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो vd की वैल्यू जो होगी वो एवरेज होगी, और एवरेज निकालते हैं क्या, सम कर देंगे सभी का अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास vd का फॉर्मूला आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 vn अपॉन m, ये हम पढ़ चुके। अब हम क्या करते थे, पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि जो v1 है उसका फॉर्मूला आया है u1 प्लस a तो 1, v1 का फॉर्मूला आया है u1 प्लस 8O1, इसी तरह से v2 का फॉर्मूला आया है u2 प्लस 8O2, इसी तरह से v3 का फॉर्मूला आया है u3 प्लस 8O3। इन सब की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, किस किस की, v1 v2 और v3 की, और vn की, और अपॉन में n। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई, ये कहाँ से आई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम
क्या करते हैं, u1 जो u है उसकी टर्म को अलग कर लेंगे, a की टर्म को अलग और टो की टर्म को अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहां से हमने किया u1, ये u1, u2, u3, un, इसको सबको एक साथ लिख लिया हमने ये, और इन सभी में से इसमें से इसमें से इसमें से इन सभी में से a कॉमन आ गया, ये रहा a कॉमन आएगा तो ये बचेगा टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस डैश डैश टो n, और सभी के अपोन में क्या चल रहा है, n। ठीक है, दोबारा समझो, हमने इसमें से क्या किया, ये वाला हमारे पास जो u1 था, u2 था, u3, un, इन सबको एक साथ लिखा, प्लस a कॉमन आ गया इसमें से, और हमने क्या किया कि a कॉमन आने के बाद इसको लिख दिया टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस डैश 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 टो n, और सभी के अपोन में कितना है, n। अब हम देखते हैं कि हमने इस n को दोनों के अपोन में कर दिया, ये बन गया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un अपॉन n प्लस a, और इसके अपोन में भी हमने n लिख दिया क्योंकि ये n दोनों को डिवाइड कर रहा है टर्म को। अब हम क्या करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश डैश, जो थर्मल वेलोसिटी थी उसमें वेग, उन सब का औसत एवरेज कितना आएगा, 0। तो ये सभी कितना है, 0 प्लस a, और ये किसका एवरेज है, रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक है, तो ये किसका एवरेज है, श्रांति काल का औसत। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो आया है Vd इज इक्वल टू ए टो, यहाँ से 0 प्लस ए टो, और वेयर टो इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड। ये हमें याद रखना है, टो का एवरेज, टो का ऑर्डर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, टो का ऑर्डर कितना होगा। तो Vd की वैल्यू आई है ए टो। अब हम पिछले वीडियो में a की वैल्यू निकाल चुके थे, a की वैल्यू आई थी, सॉरी पिछली स्लाइड में a की वैल्यू आई थी माइनस e अपॉन m। a की वैल्यू कितनी थी, माइनस ई अपॉन m, यहाँ पर रखते हैं इनटू टो, तो Vd की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस ई टो अपॉन m। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, हमें याद रखना है, ये रिमाइंड रखना है हमें, Vd इज इक्वल टू माइनस ई टो अपॉन m। ठीक है, ये हमें याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो Vd है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। जो हमारे पास Vd है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, तो रिलैक्सेशन पर डिपेंड करता है, और m और e ये कांस्टेंट होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो किस किस पर डिपेंड करता है, वेरीज करता है किसके, Vd वेरीज करता है E के, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसके किसके भी वेरीज करता है, तो ठीक है, ये हमें याद रखना है, इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसका हिंदी वर्जन, हिंदी में आप सभी पढ़ लेंगे और इसे लिख लेंगे। किसी चालक में उपस्थित अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे तांबे के कंक आयतन में 10 की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेष चालक जिसे हम लैटिस कहते हैं धन आयनों का समूह है। ये आयन अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं, जिनके कंपन का आयाम ताप पर निर्भर करता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तापीय चाल के कारण टेढ़े मेढ़े पथ पर यादृच्छिक गति करते हैं तथा धन आयनों से टकरा के या पारस्परिक अभिक्रिया करते हैं। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में परिवर्तन होता है। किसी परिच्छेद के क्षेत्रफल डेल्टा एस के एक और किसी नियत समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस क्षेत्रफल के विपरीत दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण हम क्षेत्रफल से होकर वैद्युत धारा शून्य होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास डेरिवेशन है, ये हमारे पास इसका डेरिवेशन है, ये डायग्राम था। ठीक है, और यहाँ पर सेम बिल्कुल जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा है, सेम मेथड में ये सोल्व हो रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू, ई की वैल्यू, और ये बिल्कुल सेम है, तो हम इसको नोट कर सकते हैं जिसको हिंदी में नोट करना है। ठीक है, उसके बाद ये है, यहाँ पर हम देखते हैं Vd की वैल्यू 8 और Vd की वैल्यू रख देंगे, ये हमारे पास हमने यहाँ प्रूफ किया हुआ है, Vd इज इक्वल टू ई टो अपॉन m,
और ये सेकंड मेथड भी है, फर्स्ट मेथड हम पढ़ चुके और ये सेकंड मेथड भी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपरनोवा क्लासेस। थैंक यू।